कैसे हैं दोस्तों। 11 नवंबर 2024 के दिन अरब लीग और ओआईसी इन दोनों का एक जॉइंट समिट हुआ सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद के अंदर, और इसको होस्ट किया गया था सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। ये जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंट समिट था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो इसका मेन मकसद था, वो फ़िलिस्तीन का ही इशू था। अब जब ये पूरा समिट ही गाज़ा, लेबनान, फ़िलिस्तीन इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड था, तो जब ये कंक्लूड हुआ तो इससे जितनी भी चीज़ें बाद में बाहर निकल कर आईं, इसका जो रिज़ल्ट निकल कर आया उसमें यही सारी चीज़ें दिखाई दी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मेंशन की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। मतलब इस तरह की चीज़ें थीं, इतनी दिलचस्प थीं कि जिनको देखकर ये महसूस होता है कि वाकई मिडिल ईस्ट बदल चुका है। मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, वहाँ का जो पूरा सिनेरियो है, वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा 6 अक्टूबर 2023 के दिन हुआ करता था। मतलब 1 से सवा साल में सिर्फ इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट इतना बदल चुका है कि शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले 50 साल में भी मिडिल ईस्ट इतना ज़्यादा बदल जाएगा। अब अगर उस स्टेटमेंट पर नज़र डालें कि जो इस पूरे समिट के बाद निकल कर आया और जो मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पर मीडिया के सामने पढ़कर सुनाया है, तो उसमें जो सबसे हैरान कर देने वाली पहली चीज़ नज़र आई वो ये थी कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने जेनोसाइड का वर्ड यूज़ किया। ये पहली बार है कि सऊदी प्रिंस की तरफ से इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। मतलब गाज़ा के अंदर इजराइल का ये जो पूरा एक्शन चल रहा है, इसको सऊदी प्रिंस ने एक जेनोसाइड करार दिया है। और आपको बता दूं कि सिर्फ सऊदी प्रिंस ही नहीं, बल्कि प्रिंस तो छोड़िए, सऊदी अरबिया का चाहे कोई डिप्लोमेट हो, आसपास की जितनी बाकी अरब कंट्री हैं उनके कोई डिप्लोमेट्स हों, उनके भी मुंह से पूरे पिछले 1 साल में इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं सुना गया है। बल्कि इन लोगों ने तो हमेशा अवॉइड किया है कि वो इजराइल को क्रिटिसाइज़ करें, ताकि अगर जंग ख़त्म हो जाए तो शायद हो सकता है चांसेस बाकी रहें कि नॉर्मलाइजेशन की सीट पर पहुंच सकें हम। लेकिन इस बार पूरे गल्फ़ के, या कह सकते हैं कि पूरे अरब वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा देश है, उसके सबसे बड़े लीडर ने इजराइल के इस एक्शन को जेनोसाइड कहा है। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी चीज़ कही वो ये कही कि हमारा ये जो पूरा समिट है ये मांग करता है कि इजराइल फ़ौरन लेबनान और गाज़ा के अंदर अपने एग्रेशन को बंद करे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी इन लोगों ने डिमांड की है कि इजराइल के ख़िलाफ़ फ़ौरन एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया जाए। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि यूएन से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं उसकी, उनमें पहले भी इजराइल से रिलेटेड बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, जिसमें उसको जंग रोकने के लिए कहा गया है, सीज़ फायर के लिए कहा गया है। लेकिन वो जितने भी अभी तक पास हुए हैं उसमें से कोई भी बाइंडिंग वाला रेजोल्यूशन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि जिसमें इजराइल के ऊपर पाबंदी हो कि उसको रोकना ही है। लेकिन अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ये डिमांड की जा रही है कि वो एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करे और इजराइल को मजबूर करे कि वो ये पूरा एग्रेशन बंद करे, वरना उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आखिर में जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखी वो थी ईरान को लेकर। सऊदी अरबिया ने पहली बार इस तरह से दुनिया के सामने खुलकर ईरान को बैक किया है, ईरान को सपोर्ट किया है। सऊदी अरबिया ने इस पूरे स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल को ईरान की जो सोवरेंटी है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, उसकी जो हुदूद हैं उनका लिहाज रखना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि सऊदी अरबिया जैसा देश भी ईरान को इस तरह से बैक करेगा, किसने सोचा था। लेकिन ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों है, ये इतने सारे बदलाव अचानक से हुए कैसे हैं, यही समझने की चीज़ है। तो चलिए इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कौन से रीज़न्स हैं। साथियों, जहाँ तक मामला ईरान वाली बात का है कि सऊदी अरबिया ने ईरान को इस तरह से खुलकर सपोर्ट क्यों किया, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ महीनों से, हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरबिया बड़ी तेज़ी के साथ करीब आ रहे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि कभी इनके कोई डिप्लोमेट आपस में मिल गए, कभी खबरें आती हैं कि 2 इनके बड़े नेताओं ने फ़ोन पर बात की है और इस चीज़ पर डिस्कशन हुआ है। मतलब किसी न किसी तरीके से ये दोनों देश न सिर्फ आपस में इंगेज कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के बड़ी तेज़ी के साथ करीब आ रहे हैं। इनके रिश्ते हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसके बावजूद हो रहा है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है, जो न सिर्फ सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी माने जाते हैं, उनके दोस्त माने जाते हैं, बल्कि ईरान के दुश्मन भी माने जाते हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है,
तो दोस्तوں ऐसा सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो या इस तरह का कोई भी अरब देश हो आसपास का, इन सभी ने ये डिसाइड कर लिया है, ये कसम खा ली है कि अब वो फ्यूचर में मिडिल ईस्ट में होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे। खिलाफ खड़े होना तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट दूसरी पार्टी से चल रहा होगा, वो चाहे इजराइल हो या कोई भी हो, तो उसकी सपोर्ट में भी खड़े नहीं होंगे कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमको भी अपने दुश्मनों में शामिल कर ले और उस जंग में हमको शामिल मान ले। और ये फ़ैसला इन सारे अरब देशों ने इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से जो लगातार ख़तरनाक हमले किए गए थे उसके बाद लिया है, क्योंकि जिस तरह के हमले ईरान ने इजराइल के ऊपर किए हैं उससे इन लोगों को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि अगर इजराइल के ऊपर ये हमले इतने एक्यूरेट वे में हो सकते हैं, इतनी ख़तरनाक तरीके से हो सकते हैं कि जो इजराइल न सिर्फ ईरान से बहुत ज़्यादा दूर है बल्कि उसके पास अमेरिका का फुल सपोर्ट है, बल्कि अमेरिका और इजराइल एक ही हैं। इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है और उस पर अगर आप हमला कर पा रहे हैं तो मानो आप अमेरिका की ही ताकत पर हमला कर पा रहे हैं। तो अगर इजराइल का ये हाल हो सकता है ईरान के हमलों से, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? क्योंकि ये सारे अरब देश तो बिल्कुल ईरान से लगे हुए हैं, उसके करीब हैं इजराइल के मुकाबले में। इनकी ताकत भी खुद की इजराइल की तरह नहीं है और अमेरिका भी इनसे चाहे कितने भी वादे कर ले मगर फिर भी वो इनको वो सपोर्ट तो कभी नहीं देगा कि जो वो इजराइल को देता है। तो इसीलिए अब इन लोगों को ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि ईरान के बारे में जितने भी बड़े बड़े दावे होते थे, वो चाहे उसकी तरफ से होते थे या मीडिया की तरफ से होते थे, वो सब हवाई नहीं थे, कागजी तौर पर नहीं थे, बल्कि वो सारी चीज़ें असल में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए अब ईरान से दुश्मनी रखना उन अरब देशों के लिए ख़तरनाक साबित होगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी इकोनॉमी को देते हैं। अब जहाँ तक मामला फ़िलिस्तीन का है कि फ़िलिस्तीन में भाई मोहम्मद बिन सलमान ने जेनोसाइड बोल दिया, वो भी 1.25 साल के बाद पहली बार बोल दिया, वरना जंग तो पिछले 1 साल से हो रही थी। पिछले 1 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमने देखा कि यूरोप के बहुत सारे देशों ने न सिर्फ इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ लिए, बल्कि बहुत सारे नए यूरोपियन देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता तक दे दी है, जिनके बारे में कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये लोग फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे। जबकि दूसरी तरफ चाहे सऊदी अरबिया हो या इस तरह के आसपास के जितने भी मुस्लिम देश हों, पूरा साल गुजर गया, वो लगभग पूरी तरीके से खामोश ही रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी निंदा कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग कर दी, लेकिन इस तरह के कोई वर्ड वगैरह उन्होंने यूज़ नहीं किए। जेनोसाइड का तो दूर दूर तक अता पता नहीं था। तो अब अचानक से ये मिजाज में बदलाव क्यों आया? फ़िलिस्तीन से अचानक से इतनी हमदर्दी हो गई? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब किया जा रहा है इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से। मतलब जो अंदरूनी लोग हैं इनके, सऊदी अरबिया की जो आम पब्लिक है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। आपको शायद याद हो कुछ महीने पहले इस तरह की खबरें वायरल हुई थी, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको चलाया था, पब्लिश किया था कि सऊदी प्रिंस ने अमेरिका से ये कहा था एक मीटिंग में कि मुझको फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िलिस्तीन में क्या होता है, लेकिन मुझको जो परेशानी है, जो चिंता है, वो इस बात की है कि मेरे यहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो मतलब आसान भाषा में कहें तो सऊदी प्रिंस अमेरिका से ये कहना चाह रहे थे कि फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ के जो आम लोग हैं वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसकी मुझे परेशानी है, कहीं वो मुझसे ही सवाल ना करें, मेरे ख़िलाफ़ खड़े ना हो जाएँ, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े ना हो जाएँ। अब कहने को ये खबर कुछ महीने पहले आई थी, खबर चाहे सच्ची हो झूठी हो, इसको अगर इस पूरे मैटर को अगर छोड़ भी दिया जाए तब भी हमारे पास कुछ और अहम चीज़ें हैं। साथियों, एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है बॉब वुडवर्ड। इनकी एक नई किताब आई है जिसका नाम है वॉर। इसमें वैसे तो बहुत कुछ है, रशिया यूक्रेन जंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, गाज़ा से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें जिनकी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं वो दरअसल वो मटेरियल है, वो बातचीत है कि जो किसी दौर में, या कह सकता हूँ कि पिछले इसी 1 साल के अंदर, जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके और सऊदी अरबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस भी हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन दोनों के बीच में हुई। उस सारी बातचीत को एंटनी ब्लिंकन ने इस किताब के राइटर को दिया और उनको इजाज़त दी कि आप अपनी किताब में इसको ऐड कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। अब वो जो बातचीत हुई है वो काफ़ी अहम है। वैसे तो आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर के बाद से पिछले साल, तो अक्सर 10-15 दिन के बाद, कभी महीने के बाद हम खबरें सुनते ही रहते थे कि जो एंटनी ब्लिंकन हैं वो दौरे पर निकल गए हैं, मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकले हैं। वो पूरे अरब देशों में घूमते थे, फिर इजराइल पहुंचते थे आखिर में, और फिर अमेरिका पहुंच जाते थे। वो दरअसल एक तरीका होता था कि सबको टटोल कर देखना कि सारे अरब देश क्या सोचते हैं, क्या अभी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या वो नाराज़ तो नहीं है हमसे। और कभी ऐसा होता था कि वो पहले इजराइल आते थे, फिर उनकी शर्तों को लेकर बाकी अरब देशों में घूमते थे और फिर अमेरिका चले जाते थे।
तो यही जो सारे उनके दौरे हुए थे, इसी में से जो एक बिल्कुल शुरुआती दौरा था जो लगभग 14-15 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है इसमें, उसके करीब में हुआ था। तो उसमें जो सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को ये कहा था कि इज़राइल को हमास को ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। वो सिर्फ इज़राइल को ही ख़त्म नहीं करना चाहता है बल्कि वो अरब देशों का भी दुश्मन है, मतलब अरब जो लीडर्स हैं उनको भी ओवरथ्रो करना चाहता है, उनका तख्ता उलटना चाहता है, और अरब का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब ये बादशाहत का निज़ाम, इसको ख़त्म करना चाहता है, बल्कि ये तो मुस्लिम ब्रदरहुड है। इसके अलावा इस किताब में लिखा हुआ है कि जब अगले ही दिन एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी हुई, तो उन्होंने भी जो बातचीत की उसमें इस बात को उन्होंने क्लियर किया कि 7 अक्टूबर की वजह से जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं, वो ख़त्म होता हुआ देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए वो 2 स्टेट सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं, मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन पर काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान ने क्लियरली ये ऐड किया उसमें कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको मैं करना नहीं चाहता हूँ, मतलब ये मेरी ख्वाहिश नहीं है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर काम हो, दोनों देश बने, बल्कि वो मेरी ज़रूरत है ताकि इज़राइल के साथ जो मैं नॉर्मलाइजेशन करना चाहता हूँ मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ। अब अगर आसान भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ये समझिए कि वो ये कहना चाहते थे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर आप काम करें या ना करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूरी इसलिए है ताकि जो आम लोग हैं, वो चाहे दुनिया के आम मुसलमान हों या सऊदी अरबिया की आम पब्लिक हो, उसके सामने ये बताया जा सके, ये दिखाया जा सके कि हमने इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन इसलिए की है, उसके साथ रिश्ते कायम इसलिए किए हैं क्योंकि हमने फ़िलिस्तीन को भी एक स्टेट दे दी है, वो चाहे किसी भी तरीके की हो। तो दोस्तों, किताब में लिखी हुई इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि ऊपर ऊपर से भले ही हमको कुछ भी दिखाया जाता हो, कुछ भी नज़र आता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ हो रहा होता है कि जो इस किताब में लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इस किताब में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो बिल्कुल अपोजिट नज़र आ रही हैं इस मौजूदा समिट से, कि जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल सारी चीज़ें उल्टी थी इससे। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मुमकिन है कि शुरुआत में ये लोग इज़राइल के साथ हों, अमेरिका के साथ हों, ये सारे अरब देश, और एक्सट्रीमली चाहते हों कि जल्द से जल्द हमास को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि इनको उम्मीद थी कि हमास 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सका और वॉर अभी भी जारी है, और जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं इज़राइल उनसे कोसों दूर है। तो इसीलिए मुमकिन है कि अब इन सारे देशों का मिजाज बदल गया हो, क्योंकि इनको महसूस हो गया हो कि जंग कंप्लीट तो ख़त्म नहीं हो सकती है, इज़राइल को कंप्लीट विक्ट्री मिल नहीं सकती है, और अब अगर ये जंग और लंबी चलेगी तो हमारे ख़ुद का जो नेशन है, हमारे ख़ुद के जो इंटरेस्ट हैं, उन पर भी आँच आ रही है। तो इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए हों कि बस इनफ इज़ इनफ, अब यहीं पर रोक दिया जाए, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। और मुमकिन ये भी है कि ख़ास तौर से जो अमेरिका की नई गवर्नमेंट है, मतलब कि ट्रम्प की सरकार, उसको ये सिग्नल देने की कोशिश की गई हो कि भाई तुम जो गद्दी संभालोगे, अपना जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नई तरीके से संभालोगे, इज़राइल के मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले ये ध्यान रखना कि हम सब लोगों का मिजाज ये है, हम सब लोग अब इस फैसले पर पहुंच चुके हैं। बाकी दोस्तों, चलते चलते मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे मैटर से रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके।